हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। देखो, आज अपने डिस्कस करने वाले हैं जो बार की सीरीज चल रही थी, क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज चल रही थी बार के लिए। उसमें जो नेक्स्ट टॉपिक अपने डिस्कस करेंगे, जो नेक्स्ट सब्जेक्ट अपने डिस्कस करने वाले हैं, वो है एएमपी। ठीक, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स अपने डिस्कस करने वाले हैं और इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपने डिस्कस करेंगे। वही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिनके अच्छे कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जिनसे मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन रिपीट होते ही होते हैं। तो जो भी बार के स्टूडेंट हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है ये सीरीज। ठीक है, तो इसमें कंप्लीट 6 जो वीडियो लेक्चर है वो अपलोड हो चुके हैं। मतलब इस 6 की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास में 6 सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं। विजिबल तो है ना सभी को? हाँ। क्वांटम मैकेनिक्स, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स कर रहे हैं। 4 मेजर सब्जेक्ट हो चुके हैं। क्वांटम, ईएमटी, तुम्हारा मैथमेटिकल फिजिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स, उसके अलावा थर्मोडायनेमिक्स और न्यूक्लियर फिजिक्स तुम्हारा कंप्लीट हो चुका है। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारे पास में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। इसमें देखो हमारे पास में जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है, गिवन दैट ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम। ग्राउंड स्टेट एनर्जी हाइड्रोजन एटम की -13.6 है। द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ पॉजिट्रोनियम हमें बतानी है। बहुत इजी क्वेश्चन है एकदम, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। देखो, हाइड्रोजन एटम की जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी होती है वो होती है -13.6 अपॉन n²। दिस इज द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम। n की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे अलग अलग। जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी की बात करें n = 1, तो ये ग्राउंड स्टेट एनर्जी होगी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब ये जो एनर्जी, ये जो -13.6 है ना, ये वैल्यू जो एनर्जी है वो किस पे डिपेंड करती है? एनर्जी डिपेंड करती है हमारी n² पे, 1/n² पे। एक सेकेंड। एनर्जी डिपेंड करती है हमारी 1/n² पे, एनर्जी डिपेंड करती है z² पे, और एनर्जी हमारी डिपेंड करती है इसके रिड्यूस्ड मास पे। ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। रिड्यूस्ड मास क्या होता है? रिड्यूस्ड मास होता है हमारे पास में न्यूक्लियस का मास, इलेक्ट्रॉन का मास अपॉन न्यूक्लियस का मास प्लस इलेक्ट्रॉन का मास। तो प्रोटॉन का जो मास है उसकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा हाई होती है इलेक्ट्रॉन के मास के कंपैरिजन में। तो इस वजह से जो रिड्यूस्ड मास होता है वो एमई होता है। तो एमई जब रखेंगे रिड्यूस्ड मास, तब ये -13.6 निकल के आता है। इस -13.6 के अंदर एमई वैल्यू इंक्लूडेड है। यदि अपने बात करें यहाँ पे पॉजिट्रोनियम की, तो देखो पॉजिट्रोनियम के केस में क्या होगा। पॉजिट्रोनियम के केस में हमारे पास में सेंटर में ई पॉजिटिव होगा और इसके चारों ओर एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होगा। तो इसका जो रिड्यूस्ड मास होगा हमारे पास में वो होगा एमई इंटू एमई पॉजिटिव। दोनों का मास सेम ही है, एमई प्लस एमई। तो रिड्यूस्ड मास की जो वैल्यू आ जाएगी वो ME/2 आ जाएगी। जो हाइड्रोजन के लिए एमई थी, इसके लिए आ जाएगी ME/2। ME/2 वैल्यू आएगी, तो मतलब यहाँ पे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ग्राउंड स्टेट एनर्जी क्या आ जाएगी? -6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये हमारे पास में फर्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारे पास में क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में द स्पेक्ट्रल लाइन। ये है हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, द स्पेक्ट्रल लाइन कोरस्पॉन्डिंग टू एटॉमिक ट्रांजिशन J = 1 to 0 state splits in a magnetic field of 0.1 Tesla into 3 components separated by 1.6 × 10⁻³ Armstrong. If the zero field spectral line corresponds to 1849 Armstrong, what is the G factor? ये हमें बताना है। देखो क्वेश्चन को देखो, सबसे पहले तो इस टाइप का यदि क्वेश्चन आता है, एक बार पढ़ के तुम थोड़ा सा कंफ्यूज होगे भाई क्या करना है, क्या पूछा गया है। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन को स्टार्टिंग से पढ़ो। द स्पेक्ट्रल लाइन कोरस्पॉन्डिंग टू एटॉमिक ट्रांजिशन गिवन है, J = 1 to J = 0 स्टेट स्प्लिट्स इन ए मैग्नेटिक फील्ड, और इस पर एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया गया 0.1 टेस्ला का। ठीक है, तो ट्रांजिशन हो रही है 1 से 0 में, और इस पर एक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया गया, और ये 3 कंपोनेंट में डिवाइड हो जाती है टेस्ला इंटू 3 कंपोनेंट सेपरेटेड। और तीनों कंपोनेंट के बीच की जो सेपरेशन है, ये 3 कंपोनेंट है, इनके बीच की जो सेपरेशन है वो है 1.6 वेवलेंथ की फॉर्म में गिवन है, 1.6 × 10⁻³ आर्मस्ट्रॉन्ग। इसका मतलब डेल्टा लैम्डा की वैल्यू हमें गिवन है, सेपरेशन गिवन है। इफ द जीरो फील्ड स्पेक्ट्रल लाइन, जो लैम्डा गिवन है हमें, जीरो फील्ड स्पेक्ट्रल लाइन हमें गिवन है 1849 आर्मस्ट्रॉन्ग। व्हाट इज द जी फैक्टर? जी फैक्टर हमें कैलकुलेट करना है। बेसिकली टोटल एंगुलर मोमेंटम की बात कर रहा है और स्प्लिटिंग की बात कर रहा है,
तो इसका मतलब ये जो केस है, पहले j इक्वल टू 0 से j इक्वल टू 1 में एक सिंगल लाइन मिल रही थी, अब इसको मैग्नेटिक फील्ड में जैसे ही रखा ये 3 लाइन में डिवाइड हो जाता है। इसका मतलब यहाँ पे इन लेवल की स्प्लिटिंग हुई है। और वो किस टाइप की स्प्लिटिंग है? वो यहाँ पे जीमान इफेक्ट है। कौन सा जीमान इफेक्ट है? अनोमलस जीमान इफेक्ट है, क्योंकि जे की यहाँ पे टोटल एंगुलर मोमेंटम का कॉन्सेप्ट आ गया। टोटल एंगुलर मोमेंटम के लिए अनोमलस जीमान इफेक्ट स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है। तो ये जो j इक्वल टू 1 है वो 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। j इक्वल टू 1 की कॉरस्पॉन्डिंग 3 वैल्यू होगी, mj इक्वल टू 1, mj इक्वल टू 0 एंड mj इक्वल टू -1। ये 3 पार्ट में स्प्लिट हो जाएगा और ये एक ही पार्ट में रहेगा। तो ये 3 पार्ट और ये एक पार्ट। तो यहाँ से ट्रांजिशन होगी तीनों लेवल से, तो तीनों लेवल से ट्रांजिशन होगी तो 3 लाइन हमें मिलेगी, क्योंकि जो ट्रांजिशन रूल होते हैं वो होते हैं हमारे पास में 0 + -1 किसके लिए? स्ट्रॉन्ग फील्ड में जीमान इफेक्ट के लिए ये ट्रांजिशन रूल होते हैं। तो यहाँ पे जो एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास में निकल के आता है या स्पेक्ट्रल जो हमारे पास में टर्म वैल्यू का जो फॉर्मूला आता है वो फॉर्मूला तुम्हें याद रखना पड़ेगा। वो मैंने थ्योरी में भी बताया है बहुत अच्छे से। जो टर्म वैल्यू का फॉर्मूला होता है डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या होता है? जी की टर्म्स में होता है। देखो जो डेल्टा टी होता है वो होता है जी एम जे एल प्राइम, जी एम जे एल प्राइम, ये टर्म वैल्यू का हमारे पास में फॉर्मूला होता है जी एम जे एल प्राइम, ठीक है। टर्म डेल्टा टी नहीं होता, ये टी होता है। ये फॉर्मूला तुम्हें याद रखना पड़ेगा। जो टर्म वैल्यू का फॉर्मूला होता है स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के लिए जी एम जे एल प्राइम। एल प्राइम यहाँ पे हमारे पास में जीमान कोफिशिएंट्स होता है। इसकी जो वैल्यू होती है ये मैंने थ्योरी में लिखवाया हो तुम्हें कंप्लीट, ई बी बाय 4 एम सी। ये वैल्यू तुम्हें याद रखनी पड़ेगी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के केस में, ठीक है। जी एम जे एल प्राइम हमें जी निकालना है। तो हमारे पास में जो एनर्जी होती है वो होती है टी इंटू एच सी, क्योंकि टर्म वैल्यू को एच सी से मल्टीप्लाई कर दो तो एनर्जी निकल जाती है। टर्म वैल्यू को एच सी से मल्टीप्लाई कर दो तो एनर्जी निकल जाती है। ये कंप्लीट ये बताया हुआ थ्योरी लेक्चर में, कंप्लीट करवाया हुआ, सारे तरीके बताए हुए हैं कैसे करना है, ठीक है। तो यहाँ पे यदि एनर्जी का गैप लें तो ये आ जाएगा डेल्टा टी एच सी। तो डेल्टा टी को क्या लिख सकते हैं? जी एज इट इज रहेगा, एल प्राइम डेल्टा एम जे हो जाएगा इंटू एच सी। डेल्टा एम जे की वैल्यू कितनी आएगी? डेल्टा एम जे की वैल्यू +-1 लिख लो या 1 लिख लो यहाँ पे, या तो +1 लिख लो या -1 लिख लो, तो यहाँ पे 1 आ जाएगी डेल्टा एम जे की वैल्यू। क्या आ जाएगा? जी एल प्राइम एच सी। तो यहाँ पे डेल्टा ई क्या है हमारे पास में? एच डेल्टा म्यू, और म्यू क्या है? सी बाय लैम्डा। तो डेल्टा म्यू क्या आएगा? सी बाय लैम्डा स्क्वायर डेल्टा लैम्डा। तो ये आ जाएगा एच सी बाय लैम्डा स्क्वायर डेल्टा लैम्डा। तो यहाँ से जी की वैल्यू निकल के आ जाएगी हमारे पास में डेल्टा ई एल प्राइम एच सी। तो डेल्टा ई की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, एच सी डेल्टा लैम्डा अपॉन लैम्डा स्क्वायर, एल प्राइम की वैल्यू ई बी बाय 4 एम सी अपॉन एच सी। एच सी से एच सी कैंसिल हो जाएगा। डेल्टा लैम्डा गिवन है, लैम्डा गिवन है, बी गिवन है, एम यहाँ पे जो हमारे पास में इलेक्ट्रॉन उसका जो मास है, वो मास की वैल्यू, इलेक्ट्रॉन का मास है उसकी वैल्यू पुट करनी है, और ई की वैल्यू पुट कर दोगे, सी की वैल्यू पुट कर दो। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा जी की वैल्यू यहाँ पे 1 आएगी, ये आंसर आएगा। इस टाइप से इसको कैलकुलेट करना है। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? सारी वैल्यूज गिवन है तो जी की वैल्यू 1 आ जाएगी हमारे पास में। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है बट ईजी है, इतना भी डिफिकल्ट नहीं है। अनोमलस जीमान इफेक्ट का ये क्वेश्चन है हमारे पास। आई होप ये समझ में आया हो क्वेश्चन, ठीक है। कोई भी डाउट है तो इसमें पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। तो ये याद रखना फॉर्मूला, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद रखना पड़ेगा, प्रूफ नहीं कर सकते। और यही फॉर्मूला यदि अपने नॉर्मल जीमान इफेक्ट के लिए बात करें तो ये होता है एम एल एल प्राइम, ये नॉर्मल जीमान इफेक्ट के लिए होता है। और हमने पास्चन बैक इफेक्ट के लिए बात करें तो पास्चन बैक इफेक्ट के लिए होता है एम एल प्लस, ये किसके प्रोपोर्शनल होता है? एम एल प्लस 2ms के प्रोपोर्शनल होता है, एम एल प्लस 2ms। और बाकी एल प्राइम वाली टर्म होती है ये इसके प्रोपोर्शनल होता है, ठीक। और साथ में जी वाली टर्म भी होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास में पास्चन बैक इफेक्ट के लिए होता है। सारा कुछ थ्योरी लेक्चर मैंने जो यूट्यूब पे भी थ्योरी लेक्चर करवा रखे हैं उनमें भी ये सारी चीज़ें मैंने डिस्कस की हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो,
द स्पेक्ट्रोस्कोपिक सिंबल फॉर ग्राउंड स्टेट ऑफ एल्यूमिनियम 13 इज 2p12। जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म है 2p12 है। अंडर द एक्शन ऑफ ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड द एलएस कपलिंग कैन बी नेग्लेक्टेड, द ग्राउंड स्टेट एनर्जी लेवल विल स्प्लिट इनटू। एलएस कपलिंग देखो, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट लिखा है, एलएस कपलिंग कैन बी नेग्लेक्टेड। एलएस कपलिंग को नेग्लेक्ट करना है एंड वी हैव स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ में एलएस कपलिंग नेग्लेक्टेड, मतलब एल और एस दोनों इंडिविजुअली मूव कर रहे हैं। अब टोटल एंगुलर मोमेंटम का कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। पहले क्या होता था, जब एल और एस आपस में कपल कर रहे थे तब स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने पे अनोमलस जीमान इफेक्ट हो रहा था, क्योंकि जो जे था वो क्या था, एल प्लस एस। तो जे एल प्लस एस या एल माइनस एस, एल और वेक्टर फॉर्म में लिख लो इसको। तो मतलब जो एल और एस था वो जे के अबाउट प्रीसिस कर रहे थे, दोनों इंडिविजुअल, दोनों कंबाइन प्रीसिस कर रहे थे जे के अबाउट, और जे था एल प्लस एस, एल वेक्टर प्लस एस वेक्टर। और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने पर तो जो जे था वो मैग्नेटिक फील्ड के राउंड प्रेसिस कर रहा था, तो एल और एस जे के राउंड प्रेसिस कर रहे थे। अब क्या होगा इस वाले केस में, क्या होगा इस वाले केस में, ये कह रहा है एल और एस नेग्लेक्ट करना है हमें। एल और एस नेग्लेक्ट करने का मतलब क्या है, एल और एस नेग्लेक्ट करने का मतलब है कि अब जे का कोई रोल नहीं है। एल अलग से प्रेसिस करेगा मैग्नेटिक फील्ड के अबाउट, एस अलग से प्रेसिस करेगा। देयर इज नो रोल ऑफ जे टोटल एंगुलर मोमेंटम। क्यों? क्योंकि एल और एस कंबाइन नहीं कर रहे। जे का एग्जिस्टेंस ही तभी होता है जब एल और एस आपस में कंबाइन करते हैं। तो एल और एस यहाँ पे कंबाइन नहीं कर रहे, तो देयर इज जे का जो एग्जिस्टेंस है वो यहाँ पे नहीं होगा। तो सिर्फ एल एस कपलिंग जो होगी हमारे पास में, उसमें कौन कौन सी स्टेट आएगी, एल और एस। अब यहाँ पे एल की वैल्यू क्या है, एल की वैल्यू है 1, एस की वैल्यू क्या है, एस की वैल्यू है हाफ। यहाँ से निकाल सकते हो, ये 2s प्लस 1 है, ये p है, p से एल की वैल्यू 1, एस की वैल्यू हाफ। ठीक है, जे का कोई रोल नहीं है यहाँ पे। तो एम एल की वैल्यू क्या आ जाएगी, एम एल की वैल्यू 1 0 -1, एम एस की वैल्यू क्या आ जाएगी, हाफ और माइनस हाफ। तो यहाँ पे जो स्प्लिटिंग होगी वो कह रहा है कितने लेवल में स्प्लिट होगा। यहाँ जो स्प्लिटिंग होगी हमारे पास में वो किस पे डिपेंड करेगी, यहाँ जीमान स्प्लिटिंग होगी, पास्शियन बैक इफेक्ट है ये। ठीक है, तो यहाँ लेवल्स कितने होंगे, ग्राउंड स्टेट लेवल कितने होंगे, देखो यहाँ जो स्प्लिटिंग होगी वो डिपेंड करेगी, जो टर्म शिफ्ट होगी वो किस पे डिपेंड करेगी, एम एल प्लस 2ms। ठीक है, एम एल और 2ms। तो ये कितनी पॉसिबल वैल्यू हो सकती है, एम एल की वैल्यू 1 हो सकती है, 0 हो सकती है, -1 हो सकती है। तो इसके लिए एम एस की वैल्यू हाफ लिख दो तीनों के लिए, और फिर 1 0 -1, और एम एस की वैल्यू माइनस हाफ लिख दो तीनों के लिए। ये सभी रिजल्ट डिफरेंट आएंगे। तो यहाँ से देखो कितने रिजल्ट्स मिलेंगे हमें, एम एल की वैल्यू 1, एम एस की वैल्यू हाफ, तो ये आएगी 2, एम एल की वैल्यू 0, एम एस की वैल्यू हाफ 1, एम एल की वैल्यू -1 तो ये 0, एम एल की वैल्यू 1 तो ये 0, एम एल की वैल्यू 0 -1 -2। तो ये कितनी वैल्यूज आ रही है एम एल प्लस 2ms की, 1 2, ये दोनों कंबाइन है 3 4 5, टोटल 5 डिफरेंट वैल्यूज आ रही है। तो हमें टोटल कितने लेवल देखने को मिलेंगे, 5 लेवल हमें देखने को मिलेंगे पास्शियन बैक इफेक्ट में। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, क्योंकि 0 वाला तो डीजनरेट है ना, ट्रांजिशन नहीं पूछा उसने, नंबर ऑफ लेवल्स पूछे। देखो क्या पूछ रहा है, ग्राउंड स्टेट एनर्जी लेवल विल बी स्प्लिट इनटू, जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी लेवल कितने पार्ट में स्प्लिट हो जाएंगे, जो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी लेवल है। पहले हमारे पास में जे की वैल्यू क्या है, जे की वैल्यू हाफ है यहाँ पे, तो हाफ माइनस हाफ में स्प्लिट नहीं कर सकते। यदि तुम्हें ये नहीं कहता एल एस कपलिंग कैन बी नेग्लेक्टेड, ये पॉइंट नहीं लिखता, तो सिर्फ 2 ही लेवल होते, एक हाफ एक माइनस हाफ, क्योंकि जे की वैल्यू हाफ है। बट यहाँ ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे एल और एस कपलिंग नेग्लेक्ट कर रहे हैं हमारे पास में। तो इसके लिए, इसकी वजह से हमारे पास में जो लेवल स्प्लिटिंग होगी वो 5 लेवल में स्प्लिटिंग होगी। तो इस टाइप से हमें करना है टोटल। क्लियर है, पास्शियन बैक इफेक्ट कहेंगे इसको। ये मैंने डिटेल में एक्सप्लेन भी किया हुआ है पास्शियन बैक इफेक्ट, ठीक है, उसको देख लेना, थ्योरी लेक्चर में भी किया हुआ है।
पाश्चन बैग इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मच डज द टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर जे चेंजेस इन द ट्रांजिशन ऑफ क्रोमियम 3d6। क्रोमियम 3d6 से ट्रांजिशन हो रहा है एटम एज इट आयनाइजर टू क्रोमियम 2+। क्रोमियम 2+ मतलब 3d4। तो ग्राउंड स्टेट हमें हाउ मच डज द टोटल एंगुलर मोमेंटम चेंजेस, तो टोटल एंगुलर मोमेंटम हमें कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे? टोटल एंगुलर मोमेंटम या तो एल माइनस एस होगा, एल प्लस एस होगा। तो क्रोमियम 3d6 है, तो इसमें डी में कितने होते हैं? 5 लेवल होते हैं। तो 1 2 3 4 5 और एक इलेक्ट्रॉन और डालना है। 6 इलेक्ट्रॉन डाल दिए, ये होता है -2 -1 0 1 2। हमें निकालनी है एल की वैल्यू और एस की वैल्यू, तभी तो जे की वैल्यू निकलेगी टोटल एंगुलर मोमेंटम की। एल की वैल्यू होती है हमारे पास में समीशन ऑफ एम एल फॉर ग्राउंड स्टेट, और एस की वैल्यू होती है हमारे पास में समीशन ऑफ एम एस। ठीक है, समीशन ऑफ एम एल मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का समीशन कर दो। ठीक है, -1 0 -1 + 0 + 1 + 2, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2। तो एल की वैल्यू आ गई 2। एम एस है हाफ 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 हाफ, हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ, तो ये कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा हमारे पास में। तो एल की वैल्यू भी 2, एस की वैल्यू भी 2, और ये मोर देन हाफ फील्ड है, तो जे की वैल्यू होगी एल प्लस हाफ। मोर देन हाफ फील्ड के लिए एल प्लस हाफ। 2 + 2 4, तो जे की वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई हमारे पास में। 3d4 के लिए देखो ट्रांजिशन कितना किसमें हो? 3d4 में। 3d4 में हमारे पास में 1 2 3 4 5, एक इसमें एक इसमें एक इसमें एक इसमें, तो ये -2 -1 0 1 2। तो एम एल समीशन ऑफ एम एल क्या आएगा? एल, तो कितना आएगा? -2 -1 + 0 + 1, तो ये -2 आ जाएगा। और इसका -2 नहीं लेना, हमें समीशन लेना है इसका। ठीक है, एल की वैल्यू यहाँ पे भी हमारे पास में 2 आएगी, माइनस नहीं लेंगे एल को, एल माइनस नहीं होगा। ठीक है, एस की वैल्यू होगी हाफ 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 हाफ, ये भी 2 आ जाएगा। बट ये लेस देन हाफ फील्ड है, इट इज लेस देन हाफ फील्ड, तो जे की वैल्यू होगी एल माइनस एस, तो ये होगी 0। तो ट्रांजिशन 4 से 0 में हुआ। पहले 4 थी जे की वैल्यू, अब थी जे की वैल्यू 0। तो जो जे है वो डिक्रीज कर गया 4 से, डिक्रीज बाय 4। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारे पास में सी ऑप्शन, सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो ये हमारे पास में क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारे पास में, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आउगर इलेक्ट्रॉन का क्वेश्चन है, और ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। देखो क्या है, इफ द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन के एंड एल शेल, इलेक्ट्रॉन के अलग अलग शेल है, ये के शेल है, ये एल शेल है। के एंड एल शेल, इनकी बाइंडिंग एनर्जी अलग अलग गिवन है, 25.4 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये है 3.34 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट रिस्पेक्टिवली। देन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑगर इलेक्ट्रॉन विल बी अप्रोक्सीमेटली, ऑगर इलेक्ट्रॉन जो निकलेगा उसकी काइनेटिक एनर्जी हमें बतानी। ऑगर इलेक्ट्रॉन क्या होता है? जब एक इलेक्ट्रॉन हायर लेवल से लोअर लेवल में जंप करता है तो वहां से एक फोटोन रिलीज होता है। तो वो फोटोन क्या करता है, जिस लेवल से इलेक्ट्रॉन निकला उस लेवल के एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को एक्साइट कर देता है और बाहर निकाल देता है। मान लो इस लेवल में हमारे पास में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकला, और वो बाहर क्यों निकलेगा? क्योंकि यहाँ पे कोई ना कोई वैकेंसी क्रिएट होगी, क्योंकि हमने बाहर से कोई ना कोई इसको एनर्जी दी होगी, बाहर से हमने कोई फोटोन डाला होगा, ये इस लेवल का इलेक्ट्रॉन निकल गया होगा, यहाँ वैकेंसी क्रिएट होगी, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन नीचे जंप करेगा। जब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करेगा तो यहाँ एक फोटोन रिलीज होगा, और जो फोटोन यहाँ रिलीज होगा उस फोटोन की जो एनर्जी होगी वो इन दोनों एनर्जी के गैप के इक्वल होगी। कितनी एनर्जी होगी? 25.4 3.34 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतनी एनर्जी उस फोटोन की होगी जो यहाँ रिलीज हुआ। वो फोटोन क्या करेगा, एल शेल में एक और इलेक्ट्रॉन होगा, उस इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देके उसको बाहर निकाल देगा।
तो वो जो बाहर निकलेगा इलेक्ट्रॉन वो होगा ऑगर इलेक्ट्रॉन, और उसकी काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। तो उसके पास में एनर्जी कहाँ से आई? इस फोटोन की वजह से। तो इस फोटोन ने कंप्लीट एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन को दे दी। तो इलेक्ट्रॉन को वो एनर्जी दे के उसको बाहर भी निकाल रहा है और उसके पास में काइनेटिक एनर्जी भी है। तो बाहर निकालने में उसको कितनी एनर्जी देनी पड़ी? इसकी बाइंडिंग एनर्जी के इक्वल, ये नेगेटिव बाइंडिंग एनर्जी है, तो इतनी एनर्जी तो उस फोटोन को कंज्यूम करनी पड़ी इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने में। तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी ऑगर इलेक्ट्रॉन की? इस फोटोन की एनर्जी में से 25.4 माइनस 3.34, इसमें से माइनस कर दो 3.34, तो ये तुम्हारे पास में आंसर आ जाएगा। ये आएगा लगभग 18.7 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये ऑगर इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑगर इलेक्ट्रॉन। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है किसी को? ठीक है, इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारे पास में क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, हाँ ये क्वेश्चन है हमारे पास में, The separation between the adjacent level of a normal multiplets are found to be, तो जो सेपरेशन गिवन है एडजस्टेंट लेवल के, ये एडजस्टेंट लेवल है, मतलब एक के बाद एक लेवल है, दीज आर द एडजस्टेंट लेवल, और इनके जो सेपरेशन है वो गिवन, इनका जो सेपरेशन गिवन है 22 सेंटीमीटर इनवर्स, और इन दोनों का सेपरेशन गिवन है 33 सेंटीमीटर इनवर्स। Assume that the multiplets is described well by the Ellis coupling scheme and the Lande interval rule. Lande interval rule से इनको डिस्क्राइब कर रहे हैं, और ये भी हमें गिवन है EJ माइनस EJ माइनस 1 AJ, ये इसकी इक्वल गिवन है, वेयर A is constant. The term notation for this multiplets are, इसके लिए टर्म नोटेशन बतानी, मतलब J की वैल्यू सबसे पहले कैलकुलेट करनी पड़ेगी। इन लेवल्स के लिए J की वैल्यू क्या होगी हमारे पास में, कैसे कैलकुलेट करें J की वैल्यू? देखो देखो सोचो थोड़ा सा, कैसे कैलकुलेट करें। देखो इस लेवल को लेट्स से अपने कंसीडर कर लेते हैं J माइनस 1, क्योंकि इन्होंने लोअर J माइनस 1 दिया है। इसको कंसीडर कर लेते हैं J, इसको J प्लस 1, ठीक है। और ये किसके इक्वल है? AJ के इक्वल, मतलब ये हायर लेवल के, यहाँ जो J यूज हो रहा है वो हायर लेवल वाला J यूज हो रहा है, ठीक है। और इंटेंसिटी किस पे डिपेंड करती है? इंटेंसिटी डिपेंड करती है हमारी, इंटेंसिटी का जो रेशियो है, एनर्जी का जो रेशियो है वो हमारे पास में लैंडे इंटरवल रूल के अकॉर्डिंग, ये डेल्टा ई एनर्जी है ना, डेल्टा ई, ये है AJ, और ये टर्म शिफ्ट है, तो डेल्टा ई को HC से मल्टीप्लाई कर दो, डेल्टा ई इंटू HC, तो वो सेंटीमीटर इनवर्स में आ जाएगा। बट HC तो ऊपर नीचे दोनों कैंसिल हो जाएगा रेशियो लेंगे तो, ठीक है। तो HC का कोई रोल ही नहीं है, तो डायरेक्ट डेल्टा ई का ही रेशियो ले लो। तो डेल्टा ई है AJ, मतलब J यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करता है? हायर लेवल की एनर्जी को, ठीक है। तो इसका ये है J माइनस 1, ये है J, ये J प्लस 1, तो डेल्टा ई सबसे पहले लेंगे J वाला अपॉन डेल्टा ई J प्लस 1, और ये किसके इक्वल है? डेल्टा ई J, तो ये इक्वल है AJ के, ठीक है। डेल्टा ई J और डेल्टा ई J प्लस 1 AJ प्लस 1, क्योंकि यहाँ पे देखो गैप जो है वो J माइनस 1 वाला है, ठीक है। तो यहाँ ये जो गैप है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? J पे, मतलब हायर एनर्जी पे डिपेंड कर रहा है। तो हमने इन दोनों का गैप लिया तो ये J पे डिपेंड कर रहा है, इन दोनों का गैप लिया तो ये J प्लस 1 पे डिपेंड कर रहा है। बाकी थ्योरी में जो हमने किया है उसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हो, उसमें भी हमने, उसमें क्या लिया था हमने? J से स्टार्ट कर दिया था, J प्लस 1 J प्लस 2, तो वहाँ J प्लस 1 और J प्लस 2 आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, रिजल्ट विल बी सेम। तो ये किसके इक्वल है? ये 22 33, तो ये कितना आ जाएगा? 2/3, तो A से A कैंसिल, तो J, तो 3J 2J प्लस 2, ठीक है। तो ये आ जाएगा J इक्वल टू 2, J की वैल्यू 2 आ गई, J की वैल्यू 2 आ गई, तो J की वैल्यू यहाँ पुट कर दो। अब यहाँ पे 2 3 4 मत कर देना, तो J की वैल्यू 2 यहाँ पुट कर दो, तो ये आ जाएगा 1, J की वैल्यू 2 पुट करिए तो ये 1 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये 3, तो 1 2 3 वाला आएगा हमारे पास में। तो इसमें भी नहीं है 1 2 3, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें है 1 2 3 J की वैल्यू। तो D ऑप्शन विल बी दी
करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। 30 नंबर देखो अब, 30 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 30 नंबर नहीं है ये, नहीं 30 नंबर नहीं है ये क्वेश्चन है हमारा, एक सेकंड रुको, 30 नंबर उसमें वो 30 नंबर लिखा हुआ है, 1 2 1 सेकंड 1 2 3 4 5 6 7th नंबर क्वेश्चन है ये, 7th नंबर, ठीक है, उसमें वो गलती से 30 नंबर लिखा हुआ, 7th नंबर क्वेश्चन है ये हमारे पास। तो देखो क्या क्वेश्चन है 7th नंबर, इफ वी टेक द न्यूक्लियर स्पिन आई इनटू अकाउंट, टोटल एंगुलर मोमेंटम, हमें न्यूक्लियर स्पिन को कंसीडर करें तो टोटल एंगुलर मोमेंटम L प्लस एस तो पहले से ही था J, और अब न्यूक्लियर की स्पिन और कंसीडर कर ली तो टोटल एंगुलर मोमेंटम L प्लस I हो गया। L and S are the orbital and spin angular momentum of electron. The Hamiltonian of the hydrogen atom is corrected by additional interaction. एक additional interaction हमें given है H प्राइम lambda I डॉट J, लिख सकते हो इसको L प्लस S को J लिख सकते हो I डॉट J, where lambda is greater than 0 is a constant. The total angular momentum quantum number F of a p orbital state with lowest energy. क्या कैलकुलेट करना है? टोटल एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर एफ कैलकुलेट करना है और पी ऑर्बिटल स्टेट मतलब L इक्वल टू 1 के कॉरस्पॉन्डिंग विद द लोवेस्ट एनर्जी, जिसकी एनर्जी लोवेस्ट होगी। तो सबसे पहले तो एनर्जी कैलकुलेट करनी पड़ेगी, फिर ही लोवेस्ट निकाल पाएंगे और देखेंगे L इक्वल टू 1 के लिए कौन सा ऐसा F होगा जिसके लिए एनर्जी लोवेस्ट होगी। L इक्वल टू 1 गिवन है क्योंकि P गिवन है, और लोवेस्ट एनर्जी निकाल, पहले तो एनर्जी देखो क्या है, एनर्जी होगी इसकी एक्सपेक्टेशन वैल्यू, वो एनर्जी होगी, एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या होगी I डॉट J, और F क्या है I प्लस J, ये लिख सकते हैं। I डॉट J करेंगे तो F स्क्वायर कर दो, I स्क्वायर प्लस J स्क्वायर प्लस 2 I डॉट J, तो I डॉट J क्या आ जाएगा F स्क्वायर माइनस I स्क्वायर माइनस J स्क्वायर अपॉन 2, तो यहाँ I डॉट J की वैल्यू पुट कर देंगे, F स्क्वायर I स्क्वायर J स्क्वायर बाय 2, तो सभी का एवरेज लेना है, F की अलग अलग वैल्यू पुट कर सकते हो, I की अलग अलग वैल्यू, J की अलग अलग वैल्यू, और तुम्हारे पास में अलग अलग एनर्जी आ जाएगी। बट I और F की वैल्यू, पॉसिबल वैल्यू क्या है I और J की, देखो I और J की क्या गिवन है हमें, टोटल एंगुलर मोमेंटम इलेक्ट्रॉन का, इफ वी टेक न्यूक्लियर स्पिन इनटू अकाउंट द टोटल एंगुलर मोमेंटम the Hamiltonian hydrogen atom, most important information that we have given is हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम के लिए हमारे पास में देखो आई की वैल्यू क्या होती है, आई है न्यूक्लियर स्पिन, न्यूक्लियर स्पिन की वैल्यू क्या होती है निकालो शेल मॉडल से। हाइड्रोजन एटम में एक प्रोटॉन ही होता है न्यूक्लियस के अंदर, प्रोटॉन 1p हाफ स्टेट में आ जाएगा शेल मॉडल से, तो आई की वैल्यू हो जाएगी हाफ प्रोटॉन के लिए, और 1s हाफ, नॉट 1p हाफ, 1s हाफ, शेल मॉडल से देखो 1s हाफ लेवल में आ जाएगा, तो आई की वैल्यू हाफ, और s है L की वैल्यू 0, L की वैल्यू 0, J की वैल्यू हाफ, ठीक है, गैस की वैल्यू हाफ है, J हाफ I हाफ, तो F की वैल्यू क्या पॉसिबल वैल्यू आएगी, हाफ माइनस हाफ टू हाफ प्लस हाफ, J प्लस I टू J माइनस I, हाफ माइनस हाफ 0 1 0 एंड 1, F की वैल्यू क्या आ गई 0 एंड 1, ये हमारे पास में F की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब ठीक है, तो F की वैल्यू 0 और 1 है, और ये p ऑर्बिटल की बात कर रहा है ना, तो इसके लिए L की वैल्यू हमें 1 लेनी पड़ेगी, p के लिए L की वैल्यू 1 लेंगे, एक L की वैल्यू 0, एक L की वैल्यू 1 है। L की वैल्यू 1 के लिए हमारे पास में एक J की एक और वैल्यू आएगी, हमारे पास में J की वैल्यू आएगी L माइनस एस टू L प्लस एस, तो 3/2, एक तो हाफ आएगी, एक 3/2 आएगी, हाफ तो हमने ऑलरेडी ले ली थी, J की वैल्यू हाफ और एक 3/2, तो हमारे पास में F की दो वैल्यू है,
एफ की दो वैल्यू कौन कौन सी, 0 एंड 1, ठीक है। और 0 1 किसके लिए, जे इक्वल टू हाफ के लिए। और एफ की वैल्यू हमारे पास में जे इक्वल टू 3/2 के लिए क्या होगी, आई माइनस जे से आई प्लस जे, तो 1 2 1 2। तो ये हमारे पास में है एल इक्वल टू 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग, ठीक है। अब एफ की वैल्यू 1 है, 2 है, एल की वैल्यू 1 है, जे की वैल्यू 3/2 है और आई की वैल्यू हाफ है। तो ये सारी वैल्यू हमें पुट करनी है। एफ इक्वल टू एक बार 1 पुट करना है, एक बार 2 पुट करना है यहाँ पे इस फॉर्मूले में। ये आ जाएगा हमारे पास में λ/2 एफ प्लस 1 एच कट स्क्वायर माइनस आई प्लस 1 माइनस जे प्लस 1, ठीक है। एच कट स्क्वायर आ जाएगा साथ में। अब यहाँ पे क्या करना है, एफ की वैल्यू पहले 1 पुट करनी है और एफ फिर 2 पुट करनी है, और आई की वैल्यू हाफ, जे की वैल्यू 3/2, क्योंकि एल इक्वल टू 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग जे 3/2 है। और दोनों से ये टर्म निकालनी है, 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग और 2 के कॉरेस्पॉन्डिंग एनर्जी निकालनी है। तो यहाँ पे देखना भी एनर्जी की वैल्यू किसके लिए लोवेस्ट होगी, तो एफ इक्वल टू 1 के लिए एनर्जी लोवेस्ट होगी। ये कैलकुलेट करना है, ठीक है, जस्ट वैल्यू पुट करनी है। तो एल इक्वल टू एफ इक्वल टू 1 के लिए जो हमारे पास में एनर्जी है उसकी वैल्यू लोवेस्ट होगी। तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को करना है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा एफ इक्वल टू 1, ठीक है। वैसे ही पता लग रहा है, एक एफ इक्वल टू 1 था और एक एफ इक्वल टू 2 था, तो यहाँ पे 2 वाला तो ऑप्शन ही नहीं है, सिर्फ 1 पता लग रहा है, यहीं से पता लग रहा है डायरेक्ट। नेक्स्ट देखो हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रुप 1 को सेकंड से मिलाना। स्टेन गेरलाग एक्सपेरिमेंट एग्जिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन स्पिन को बताता है। जीमान इफेक्ट स्पेस क्वांटाइजेशन को बताता है, स्पेस क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। फ्रैंक प्रिंसिपल डेविसन जर्मन बताता है क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन, क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एटम, ठीक है। सॉरी, ये बताता है डेविसन जर्मन बताता है हमें वेव नेचर। डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट पढ़ा हुआ ना, डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट वेव नेचर को बताता है। फ्रैंक हर्ट्ज प्रिंसिपल देख लो, एक दो से ही मैच कर लो। स्टैन गेरलाग पी का थर्ड किस में आ रहा है, पी का थर्ड एक से ही पता लग रहा है, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, ये ऑप्शन होगा। क्यू का 4, ठीक है, आर का 2, ठीक है, और एस का 1, यहीं से पता लग रहा है, ठीक है। तो हमारे पास में कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखो, इफ द रीडबर्ग कांस्टेंट ऑफ एन एटम ऑफ फाइनाइट न्यूक्लियर मास, फाइनाइट न्यूक्लियर मास का रीडबर्ग कांस्टेंट हमें गिवन है, आर इक्वल टू अल्फा आर इन्फिनिटिव। The Rydberg constant corresponding to an infinite nuclear mass, the ratio of the electronic to nuclear mass of the atom। ये कह रहा है आर इन्फिनिट रीडबर्ग कांस्टेंट है इन्फिनाइट न्यूक्लियर मास के लिए। तो रीडबर्ग कांस्टेंट का एक फॉर्मूला मैंने लिखवाया था तुम्हें थ्योरी में, आर इन्फिनिटिव अपॉन 1 प्लस एम ई अपॉन एम एच लिख सकते हो या जेड एम पी लिख सकते हो। जेड एम पी होगा न्यूक्लियस का मास, यहाँ पे जेड एम पी लिख सकते हैं, न्यूक्लियस का मास, ठीक है। तो आर है, इसको अल्फा आर इन्फिनिटिव लिख सकते हो। आर इन्फिनिट से इन्फिनिट कैंसिल। क्या पूछ रहा है, द रेशियो ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक टू न्यूक्लियर मास, ये रेशियो पूछ रहा है, इसकी वैल्यू निकालनी, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 1/1 प्लस, इसको के ले लो, इसको हमने के कंसिडर कर लिया, के की वैल्यू निकालनी है अल्फा, तो 1 प्लस के इक्वल टू 1/अल्फा, तो के आ जाएगा 1/अल्फा माइनस 1, तो 1 माइनस अल्फा अपॉन अल्फा। तो हमारे पास आंसर आएगा ए ऑप्शन, ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। एक सेकेंड रुको यार, ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, द फर्स्ट अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ कार्बन 12 ऑक्सीजन 16, कार्बन 12 ऑक्सीजन 16 का जो फर्स्ट अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है वो कहाँ मिलता है, 3.842 सेंटीमीटर इनवर्स पे, वाइल दैट ऑफ कार्बन 13 ऑक्सीजन 16 का जो हमें
एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम मिलता है वो मिलता है 3.673 पर। द रेशियो ऑफ देयर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एब्जॉर्प्शन दो जगह पॉसिबल है, वाइब्रेशन में और इसमें रोटेशन में। तो ये रोटेशन की बात कर रहा है, क्यों? क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज रिलेटेड टू रोटेशन। ठीक है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रेशियो निकालना। और फर्स्ट एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की बात कर रहा है, तो फर्स्ट एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम रोटेशन केस में सेंटीमीटर इनवर्स में है, तो ये होता है 2bj+1। और फर्स्ट एब्जॉर्प्शन के लिए j की वैल्यू 0 होती है, तो 2b की वैल्यू गिवन है, 2b हमें गिवन है। ठीक है, इसके लिए और इसके लिए। और b होता है हमारे पास में h/8π²IC, ये b की वैल्यू होती है, रोटेशनल कांस्टेंट कह देते हैं। तो b इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया के। तो दोनों के लिए 2b अलग है, 2b1/2b2, इसका रेशियो नहीं हुआ, द रेशियो ऑफ देयर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका अपॉन इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना। तो ये आ जाएगा 3.842/3.673, क्योंकि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। और ये किसके इक्वल है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये आ जाएगा I2/I1। हमें निकालना I1/I2। तो इसको कैलकुलेट कर लोगे, आंसर आ जाएगा तुम्हारे पास। जो आंसर आएगा इसका वो आएगा हमारे पास में 1.046। I2/I1 कैलकुलेट करना। हाँ, I1/I2 नहीं करना, क्योंकि सारी संख्या 1 से ज़्यादा है। इसका मतलब I2/I1 नहीं पूछ रहा है। I1/I2 करोगे तो ये 1 से कम आ जाएगा, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, यहाँ पे कोई टर्म 1 से कम है ही नहीं। तो I2/I1 ही कैलकुलेट करना, और I2/I1 आ जाएगा 1.046। ठीक है, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट देखो, इन ए स्पेक्ट्रम रिजल्टिंग फ्रॉम रमन स्कैटरिंग, let IR denote the intensity of Rayleigh scattering, IS and IS denote the most intense Stokes line and the most intense anti-Stokes line respectively. The correct order of this intensity. सबसे ज़्यादा हाई इंटेंसिटी होती है रेले स्कैटरिंग की, रेले स्कैटरिंग की सबसे ज़्यादा हाई होती है, फिर स्टोक की होती है, फिर एंटी स्टोक की होती है। एंटी स्टोक की सबसे कम होती है, रेले की सबसे ज़्यादा होगी, रेले स्कैटरिंग की सबसे ज़्यादा, फिर स्टोक की, और फिर एंटी स्टोक की। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा? रेले, स्टोक, एंटी स्टोक। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन। एंटी स्टोक की सबसे कम क्यों होती है? क्योंकि जो एंटी स्टोक ट्रांजिशन होता है, ये मैंने थ्योरी लेक्चर में जो लेजर की वीडियोस अपलोड की हुई है उसमें मैंने डिटेल में एक्सप्लेन भी किया इन चीज़ों को। एंटी स्टोक की सबसे कम इस वजह से होती है क्योंकि एंटी स्टोक जो लाइन है वो किस वजह से होता है? वो होता है एक्साइटेड स्टेट से जो फोटोन है एब्जॉर्ब करता है वो, जो उसमें क्या होता है, एक्साइटेड स्टेट से जब फोटोन स्कैटर्ड करता है तो एक्साइटेड स्टेट से लोअर स्टेट में हमारे पास में जो पार्टिकल है उसका ट्रांसफर होता है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट लोअर स्टेट में। तब हमें जो एनर्जी मिलती है, जो इंटेंसिटी मिलती है वो एंटी स्टोक होती है। और स्टोक होती है जब लोअर से अपर में जाता है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है क्योंकि लोअर लेवल में नंबर ऑफ पार्टिकल की संख्या ज़्यादा होती है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट देखो, समझ में आया ना वो, क्योंकि ग्राउंड स्टेट में पार्टिकल की संख्या ज़्यादा होती है, जितने नंबर ऑफ ज़्यादा पार्टिकल होंगे उतनी ही उसकी इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी, क्योंकि उसकी प्रोबेबिलिटी उतनी ही मैक्सिमम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द फर्स्ट स्टोक लाइन ऑफ रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रम इज ऑब्जर्व एट। फर्स्ट स्टोक लाइन रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रम ऑब्जर्व हो रही है 12.69 पे। फर्स्ट स्टोक लाइन, कंसिडर द रिजिड रोटेटर अप्रोक्सीमेशन रोटेशनल कांस्टेंट। तो फर्स्ट स्टोक्स लाइन होती है हमारे पास में 6b डिस्टेंस पे, रोटेशन रमन की बात करो, और सेकंड होती है 4b पे। सेकंड यहाँ से 4b मतलब यहाँ से 10b पे होती है। तो यहाँ पे 6b किसके इक्वल है? 12.69। तो यहाँ से b की वैल्यू कैलकुलेट कर लो, b की वैल्यू आएगी यहाँ पे, आंसर आएगा इसका 2.16। डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखो हमारे पास में द एक्सप्रेशन फॉर द सेकंड ओवरटोन फ्रीक्वेंसी। सेकंड ओवरटोन फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन क्या होगा इन द वाइब्रेशनल अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ अ डायटोमिक मॉलिक्यूल इन टर्म ऑफ हार्मोनिक फ्रीक्वेंसी एंड एन हार्मोनिसिटी कांस्टेंट।
द एक्सप्रेशन फॉर द सेकंड ओवरटोन फ्रीक्वेंसी इन वाइब्रेशन अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। वाइब्रेशन के लिए जो हमारे पास में टर्म वैल्यू होती है वो क्या होती है, याद होगा ओमेगा ई, ये जो फॉर्मूला होता है हमारे पास में म्यू प्लस हाफ माइनस ओमेगा ई एक्स ई म्यू प्लस हाफ का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। और ये बात कर रहे हैं सेकंड ओवरटोन की। तो म्यू इक्वल टू 0 से जो 1 ट्रांजिशन होता है, 0 से 1, ये होता है हमारे पास में फंडामेंटल। 0 से 2 जो ट्रांजिशन होता है ये होता है 0 से 1 जो होता है, 0 से 1 होता है फर्स्ट ओवरटोन, सॉरी फंडामेंटल। 0 से 2 जो होता है वो होता है हमारे पास में फर्स्ट ओवरटोन, और 0 से जो 3 होता है वो होता है सेकंड ओवरटोन। ये होता है फंडामेंटल, ये होता है हमारे पास में फर्स्ट ओवरटोन, और ये होता है सेकंड ओवरटोन। बस एक बार म्यू की वैल्यू 3 रख दो, एक बार म्यू की वैल्यू 0 रख दो, इन दोनों का डिफरेंस ले लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, 3 रखोगे तो 3 प्लस हाफ ओमेगा ई, 3 प्लस हाफ 5/2, नहीं सॉरी 5/2 नहीं आएगा, 3 प्लस हाफ, 3 प्लस हाफ कितना होगा 6 और एक 7/2, 7/2 माइनस ओमेगा ई एक्स ई, 3 प्लस हाफ ओमेगा ई म्यू प्लस हाफ का होल स्क्वायर होता है ना, तो यहाँ पे इसकी सॉरी ये आ गया 3 वैल्यू पुट कर दी, तो 3 प्लस हाफ 7/2 का होल स्क्वायर माइनस 0 वाला ओमेगा ई बाई 2 माइनस माइनस प्लस ओमेगा ई एक्स ई, और यहाँ पे आ जाएगा 1/4। इसको सॉल्व करना है हमें, 7/2 में से हाफ गया, ये रह जाएगा 3 ओमेगा ई, ठीक है, माइनस ओमेगा ई एक्स ई 49/4 माइनस 1/4। इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा हमारे पास में। तो ये आ जाएगा 3 ओमेगा ई एक्स ई, 4 एलसीएम ले लिया 48, 12 चौक 48, 12 आ गया, तो 3 ओमेगा ई कॉमन ले लिया, 1 माइनस 4 एक्स ई, तो ये आंसर आ जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास में टोटल ये क्वेश्चन थे हमारे पास में। एक क्वेश्चन और है यहाँ पे, द H2 मॉलिक्यूल हैज़ रिड्यूस्ड मास। H2 मॉलिक्यूल है जिसका रिड्यूस्ड मास है 8.35 इंटू 10⁻⁻28 kg एंड एन इक्विलिब्रियम इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस गिवन है 0.742 इंटू 10⁻10 मीटर। द रोटेशनल एनर्जी इन टर्म्स ऑफ द रोटेशनल क्वांटम नंबर। जो रोटेशनल एनर्जी होती है वो क्या होती है, J²/2I, तो इसको ये लिख सकते हैं J+1 h²/2I। ठीक है, तो J+1 तो आएगा साथ में, तो मतलब ये वैल्यू नहीं हो सकती, ये नहीं हो सकती, इनमें से दोनों में से होगी, तो बस इसकी वैल्यू निकाल लो h²/2I। I मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, I = mr²। H2 मॉलिक्यूल है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²। ठीक है, इसकी वैल्यू पुट कर दोगे, h की वैल्यू पुट कर दोगे, आंसर आ जाएगा। आंसर जो आएगा इसका मैं बता देता हूँ, हाँ इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 7 J+1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हमारे पास में आंसर आ जाएगा, सॉरी मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट, नॉट मेगा, मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, मिली में आएगा, नॉट मेगा, मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस टाइप से हमारे पास में ये क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, ये रोटेशनल एनर्जी होती है, सभी को पता है। थ्योरी में मैंने यहीं से स्टार्ट किया था और मैंने कहा था ये फॉर्मूला याद रख लेना, थ्योरी मैंने बताया भी था एटॉमिक एंड मॉलिक्यूल, मैंने कहा ये फॉर्मूला याद रख लेना, इससे हो जाएगा कंप्लीट, या तुम 2B वाला भी वो याद रख सकते हो, ठीक है, उससे भी हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं, ये भी याद रख सकते हो। तो आई होप ये सारे क्वेश्चन, आई थिंक 14 क्वेश्चन थे टोटल नंबर ऑफ जो क्वेश्चन थे वो 14 थे, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इनको अच्छे से कर लेना, इनको नोट कर लेना यदि पहले नहीं पढ़ा है कॉन्सेप्ट, इससे रिलेटेड जरूर तुम्हें एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आई होप सारे क्वेश्चन क्लियर हुए, फिर भी कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन पूछ सकते हो, कॉन्टैक्ट कर सकते हो 9560182735 पे।
बाकी बार्क की टेस्ट सीरीज भी चल रही है, वो भी ज्वाइन कर सकते हो। ऐप डाउनलोड कर लो, वहाँ से तुम्हें इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इसके अलावा बाकी अपने बात करें, CSIR नेट के लिए भी कोर्स चल रहा है, और एक कंबाइंड कोर्स है CSIR नेट प्लस असिस्टेंट प्रोफेसर, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी काफ़ी जगह आने वाली है। तो CSIR नेट प्लस असिस्टेंट प्रोफेसर कोर्स चल रहा है, 3 अप्रैल से ही स्टार्ट है। इसकी जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है तुम्हें ऐप में भी मिल जाएगी और वेबसाइट पे भी मिल जाएगी। ऐप और वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो। बाकी जो RPSC फर्स्ट ग्रेड के लिए तैयारी कर रहा है, PGT फिजिक्स के लिए, RPSC PGT फिजिक्स, उसका भी कंप्लीट बैच चल रहा है, वो भी देख सकते हो। जो भी इंटरेस्टेड, जो प्रिपरेशन कर रहा है, उसका भी बैच चल रहा है, रिकॉर्डेड बैच है, वो देख सकते हो। ठीक है, तो आई होप सारी चीज़ें क्लियर है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बाय।